वीज़ा ऑन अराइवल की घोषणा करी एक बड़े उत्सव में, जश्न में, तो भारत के जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनके वीज़ा के लिए भी वॉशिंगटन में जाकर वो करार कर लेंगे, इससे देश आश्वस्त होता। उसका कहीं जिक्र नहीं। तीसरा टोटलाइजेशन एग्रीमेंट का था। हमारे जो प्रोफेशनल्स जाते हैं वहाँ पर वो सोशल सिक्योरिटी की कंट्रीब्यूशन देते हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाती है। हमारी ये बातचीत अमेरिका से चल रही थी कि जिस समय के अवधि का वीज़ा दिया जाता है, सोशल सिक्योरिटी की जो पेमेंट्स हैं उसके बाद शुरू होती हैं। कई देशों के साथ भारत ने टोटलाइजेशन एग्रीमेंट किया है क्योंकि सब के सब प्रोफेशनल्स उस पेमेंट का समय आने से पहले उन्हें लौटना पड़ता है क्योंकि वीज़ा ख़त्म हो जाता है। इसलिए वो पैसा वापस दिया जाए। हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं जो इतना महत्वपूर्ण योगदान अमेरिका में कर रहे हैं उनको इससे वंचित ना किया जाए। वो एग्रीमेंट भी नहीं हुआ। भारत और अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो आज की नहीं, और उसमें कई पहलू हैं। मैंने परमाणु क्षेत्र का और परमाणु ऊर्जा में जो हमारा समझौता हुआ वो 2008 में हुआ था, जुलाई महीने में। अच्छी बात है कि आज बीजेपी के प्रधानमंत्री कम से कम उसमें उतनी ही रुचि दिखा रहे हैं जो पहली सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए ने ये एग्रीमेंट किया था। पर यह भी याद रखना जरूरी होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार को दांव पर लगाया था। पार्लियामेंट में वोट हुआ था और बीजेपी ने विरोध किया था। ये मुझे रिकॉर्ड पर लाना, याददाश्त को ताज़ा करना मैं ज़रूरी इसको समझता हूँ। बाकी जो बातें कही गई, जो जॉइंट स्टेटमेंट है मेरे पास है, आप सबने पढ़ी होगी, उसमें एक भी कोई नई चीज़ नहीं है। क्लीन वाटर का, सैनिटेशन का उसमें हवाला है, पर वेस्ट मैनेजमेंट का पहले ही हम अमेरिका और भारत में बात है। स्किल्स ट्रेनिंग की, एजुकेशन की, डिफेंस पैक्ट पहले से था, 10 साल पूरे हो रहे हैं, उसको रिन्यूअल की बात की, कोई नया नहीं किया। आतंकवाद के, टेररिज्म के खिलाफ मिल के लड़ना, पहले की भी आप घोषणाएं देख लें, उन सब में है। So when you look at the outcome, it is definitely disappointing. There are no major takeaways of this much hyped visit, where an atmosphere was created, where individuals who are mature also got excited, to an extent that everybody started believing that the world is going to change with the achievements and there will be major agreements. I had spoken to you about the Make in India matter, but yet the repackaged, rebranded campaign was believed in, and this was not underscored that all this was already done. Now for this manufacturing in India, when we talk of technology collaboration, there is nothing which has been said of institutional linkages, of investments into India. And when we talk of investments, I may quickly flag one thing. You saw 35 billion commitment from Japan, 20 billion from China. Perhaps the expectation was much more from United States of America. We will wait and see when all this investment comes in
It's not going to happen in months, it will take years. But the very fact is that our national currency has become volatile again, and rupee has fallen by 2 rupees against dollar since the change of government. It's almost touching 62 to a dollar. That's a matter of concern. तो जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि जो दिखाया है और जो वास्तविकता है उन दोनों में बहुत फर्क रहा है, और 1985 से लेकर आज तक भारत के जितने प्रधानमंत्री जो पूरे कार्यकाल के थे, श्री राजीव गांधी जी से आरंभ करते हुए 1994 में नरसिम्हा राव जी, सन 2000 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी और 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, अमेरिका की यात्रा के दौरान हर प्रधानमंत्री को अमेरिकी कांग्रेस के जॉइंट सेशन को एड्रेस करने का सम्मान दिया गया। पर यहां ये जो उत्सव एक सप्ताह चला और 5 दिन तो सबने देखा, ये सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को नहीं दिया गया। ये निराशाजनक है और इसको समझना जरूरी है। इसको सही परिप्रेक्ष्य में रखना मैं समझता हूं जरूरी है। उनका सबसे पहले जो बड़ा काम था देश के प्रधानमंत्री के रूप में, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली को संबोधित करना था। जनरल असेंबली हर देश का राष्ट्र का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं, वो संबोधित करते हैं। ये दिखाना कि ये निराला हो रहा है, प्रथम बार हो रहा है, क्योंकि हर चीज प्रथम बार हो रही थी और लोगों को यही दिखाया जा रहा था कि सबसे पहली बार हो रहा है। स्ट्रैटेजिक रिलेशंस भी पहली बार, जापान में भी यही कहा गया। तब हमको बताना पड़ा कि नहीं, ये वास्तविकता नहीं है। उसमें जब भारत के प्रधानमंत्री बोले, अच्छा है राष्ट्रभाषा हिंदी का उन्होंने प्रयोग किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का अनुसरण किया, अटल जी का अनुसरण और चीजों में भी करना चाहिए था। पर वो जो उनका लिखित टेक्स्ट था उससे अलग हट गए और 20 मिनट तक साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन नहीं हो सका। भारत एक बड़ी शक्ति है, ये कहा गया देश की जनता को कि ये पावर पुश है। मैं याद करा रहा हूं, आप में से काफी लोग समझ जाएंगे। एक मैराथन 5 दिन की समिट है, समिट 110 मिनट की थी कल, 5 दिन की नहीं। पर यूएन जनरल असेंबली में 2/3 जनरल असेंबली का प्लेनरी हॉल खाली था जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बोले। जो बाकी सब दिखाया जा रहा था, बेहतर होता, कोई कमी नहीं थी, इतने कैमरास थे, ये भी दिखाते। तो ये एक सच्चाई है जो आपके माध्यम से देश की जनता को जानना जरूरी है कि कोई इतना प्रभावशाली या ऐसा नहीं देखा गया जैसा दर्शाया गया। ये सही बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जब कहीं जाएंगे, बड़े नेता जरूर मिलेंगे, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हो, बाहर आप अच्छे समर्थक, काफी चीयर लीडर्स थे, पर हमें आवश्यकता थी जनरल असेंबली के प्लेनरी हॉल की उपस्थिति से, बाहर नारे लगाने वालों की नहीं। वो राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री नहीं थे, अंदर वही बैठते हैं जो ऑफिशियल डेलीगेशंस होते हैं राष्ट्रों की। तो ये कम हाजिरी चिंता का विषय है। अगले साल इसको सुधारा जाए।
यही हम अपेक्षा कर सकते हैं। अब तो जो हो गया उसको नहीं सुधार सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने पहले भी कहा है और ये एक जो शब्द है उन्हीं के मेंटर श्री लालकृष्ण आडवाणी जी से लिया है और वहाँ पे हमारी उनसे सहमति भी है, क्योंकि हमारा राजनीतिक और वैचारिक विरोध है। पर आडवाणी जी ने एक जो बात कही थी उसको दोहराना चाहता हूँ। जब तुलना की गई थी एक प्रश्न के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी की और अटल बिहारी जी की एक वक्ता के रूप में, तो उन्होंने कहा था कि अटल जी इज अ ग्रेट ऑरेटर, कम्युनिकेटर एंड अ ग्रेट स्टेट्समैन। नरेंद्र भाई मोदी इज अ ग्रेट इवेंट मैनेजर। कोट अनकोट लालकृष्ण आडवाणी जी का है, मैं प्लेजराइज नहीं करता, मैंने आपको बता दिया। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजन बहुत भव्य था। वो गार्डन में नहीं हुआ था, अरीना में हुआ था। मेडिसन स्क्वायर गार्डन की कैपेसिटी 80,000 है। 18,000 लोग थे, उसमें शायद गरीब कम थे, क्योंकि $5,000 की, $10,000 की, $1,000 की सीट बिकी थी, जिसको टिकट कहा जाता है। अच्छा है, आयोजकों ने काम किया। There are 3 million people of Indian origin living in the United States of America. And in North America, the number goes up to almost 3.5 million if we include Canada. To have 18,000 people, out of which definitely a sizable proportion of cheerleaders went from India. But it was enthusiastic. I myself said it was a grand event. It was an expensive event. You had who will not come? Where? If you have the best of Bollywood dancers, best of the artists of India, best singers who were roaming the streets for hours and giving TV interviews, because your TV channels also had to give respect to these great artists, the dance troupes and others who were present there. I was wondering, listening to Shri Narendra Modi, parts of his speech, was it an advanced rehearsal for tomorrow, the 2nd of October? Or was he suddenly reminded of his constituency Varanasi? हम प्रधानमंत्री को ये नहीं कह सकते कि उनको क्या कहना चाहिए। उन्होंने 2 बात कही, महात्मा गांधी का हवाला देते हुए। पहले तो शायद जब इतना उमंग का वातावरण होता है, उत्सव का माहौल होता है, तो कई बार एक आधी भूल चूक हो जाती है। तो राष्ट्रपिता का नाम भी गलत कह गए, मोहनलाल गांधी। चलिए कोई नहीं, त्रुटि हो जाती है, वहाँ वातावरण ऐसा था। पर उन्होंने कहा महात्मा गांधी ने केवल 2 बात कही थी, 2 ही बात वो कहते थे। एक आज़ादी, उन्होंने संघर्ष किया, आज़ादी दिलाई। अच्छा है गांधी जी का स्मरण किया। ये बच्चा बच्चा जानता है कि महात्मा गांधी महानायक थे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो भी जरूरी है कि स्वच्छता, एक गंदगी से मुक्त भारत बने, स्वच्छ भारत बने। इसीलिए निर्मल भारत अभियान का नामकरण करके स्वच्छ भारत अभियान कर दिया गया। मेरा एक प्रश्न है, क्या महात्मा गांधी ने केवल 2 बात कही थी? महात्मा गांधी ने क्या अहिंसा सबसे प्रथम नहीं रखी थी? महात्मा गांधी ने क्या सत्य की बात नहीं की थी, सत्याग्रह की? क्या महात्मा गांधी ने धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं की थी? क्या महात्मा गांधी ने सद्भावना की बात नहीं की थी? क्या महात्मा गांधी ने सहनशीलता की बात नहीं की थी? अच्छा होता
अहिंसा की बात करते और कल अगर गंदगी से मुक्त भारत बनाना है नरेंद्र मोदी जी, ये अच्छा होता भारत के प्रधानमंत्री हिंसा मुक्त भारत बनाने का वचन देते और शपथ उठाते, क्योंकि वो संयुक्त राष्ट्र संघ जहां है उनका मुख्यालय उस शहर में, महाशहर में बोल रहे थे, न्यूयॉर्क के अंदर। और 15 जून 2007 को भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली की विशेष बैठक बुलाई गई, क्योंकि भारत के प्रस्ताव पर 2/3 देशों ने अपने दस्तखत कर दिए थे और वो प्रस्ताव भारत का सर्वसम्मति से मंजूर हुआ उस दिन। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। So the UN declared 2nd October as the International Day of Non-Violence. There was no reference either in the UN speech or in his media interactions or in the Madison show of the word non-violence, tolerance, peace, equality, people's empowerment, poverty eradication. तो नरेंद्र मोदी जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने गांधी जी का स्मरण किया, पर फिर गांधी जी के पूरे संदेश को स्वीकार कर लें। आप जो मर्जी करें, पर कम से कम गांधी जी का संदेश जो है उसको सही रूप से भारत मूल के जो लोग हैं उनके सामने रखें। मुझे अंत में सिर्फ यही चीज़ आपसे कहनी है। इनके दौरे के बारे में, प्रवास के बारे में हमने आपको बता दिया, और मैं एक विपक्षी दल के प्रवक्ता के रूप में नहीं, केवल बहुत जिम्मेवारी के साथ ही सब बात कह रहा हूँ। जो मैंने एनालिसिस आपको दिया है, आप उसको खुद गौर से सोचें और देश की जनता को बताएं, वरना हमारे प्रजातंत्र का अहित होगा अगर सही बात, संतुलित बात भारत के लोगों तक ना पहुंचे। अंत में एक टिप्पणी और एक सलाह है। कूटनीति गंभीरता चाहती है, कूटनीति इवेंट मैनेजमेंट नहीं। डिप्लोमेसी requires gravitas, comprehension and seriousness. You engage with your strategic partners in that spirit. You do not go there to show through orchestrated events how many cheerleaders you have. No visiting head of this government or state, those who come to India, have ever done that. No visiting head of state from this country or Prime Minister has done so. We have no objections because of his orthodox style of functioning as to what he does. We will definitely be monitoring not only every word and every visit, every incoming visit, all what is being told to our people, that whether that has been achieved or not, and we will, Mr. Prime Minister, give you your report card, and the people of India will also mark it in a correct manner. Thank you. Any questions? देखिए, एक होता है एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन, एक होता है एक अभियान जो चल रहा है देश में। समय लगेगा। मैंने आपसे जिक्र किया निर्मल भारत का, उसके बाद अब स्वच्छ भारत कह रहे हैं, पर केवल मात्र दिखावा ना रहे। मुझे कई बार समाचार पत्र में और टेलीविजन में देखकर कुछ हैरत हो रही है। पहले प्रधानमंत्री
स्वयं बोलते थे और सब मंत्री चुप थे। अचानक 100 दिन याद आए, सब मंत्रियों को कहा गया, होड़ लग गई। पीआईबी में एक मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, 3-3 वेटिंग रूम में बैठते थे, एक दिन में, आपको मालूम है, 3-3 4-4। फिर उसके बाद कहा अब हो गया, अब सब चुप हो गए। इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि सब लोग ये करेंगे, झाड़ू लगाएंगे। आज उसी की प्रशिक्षण मिल रहा है और सारे मंत्री प्रभावित करने के लिए बड़े बड़े अधिकारी ये कार्य कर रहे हैं। मैंने इसीलिए याद करा है कि राष्ट्रपिता का संदेश बहुत व्यापक था। वो हमारे देश और समाज के लिए भी था, पूरी दुनिया के लिए था। मैंने इसीलिए ये भी याद कराया कि ये न्यूयॉर्क से आ रहे हैं। शायद इनको किसी ने ये नहीं बताया कि इसी संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष सभा ने, जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस घोषित किया था, जिसको कल पूरी दुनिया मनाएगी। पर भारत में कल अच्छा है, प्रधानमंत्री जी और इनके सब लोग और सारे अधिकारी ये काम करेंगे। मेरी जानकारी में ये भी आया है कि एक विभाग का सचिव दूसरे विभाग में जाकर निरीक्षण करेगा कि उस विभाग के लोगों ने सही झाड़ू लगाया, सफाई की या नहीं की। अब ये उनका अपना दृष्टिकोण है, हमको कोई आपत्ति इससे नहीं, पर ये सिर्फ कुछ दिन का नाटक ना रहे। गंभीरता हर चीज को इवेंट ना बनाया जाए। सरकार से, शासन से, प्रशासन से लोग सही मायने में संजीदगी की, गरिमा की, गंभीरता की अपेक्षा करते हैं। सर वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने कहा पिछली सरकार है, खासकर कांग्रेस की सरकार है, उनकी गलतियों की साफ सफाई में लगे हैं। जैसे उसने कहा भी कितने तरह के कानून है जो कि फालतू कानून है, उनको अब तक मामले में सोचा तक नहीं गया, उसको खत्म करने में जुटे। देखिए, हम एक संवैधानिक प्रजातंत्र हैं और देश में कानून का राज है। कोई देश समाज ऐसा नहीं है जिसमें विकास के साथ साथ नई रेगुलेशंस नहीं बनती, कानून नहीं बनते, और कानूनों का रैशनलाइजेशन भी होता है, और जहां आवश्यक तो नए कानून बनाए जाते हैं, खत्म नहीं किए जाते। जिस तरह से टेलीकॉम का सेक्टर है, बिजली का सेक्टर है, पहले कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं था, अब रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां आप एनवायरनमेंट पे देख लें, फाइनेंशियल सेक्टर को देख लें, रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, पेंशन फंड को देख लें, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो आज से 20 साल पहले नहीं था, आज आवश्यक हो गया है। इसलिए, और दुनिया के हर देश में इसी तरह से रेगुलेटरी रिजीम्स आगे बढ़े हैं। जहां कमजोर हुआ है प्रक्रिया, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो 2008 और 2009 का वित्तीय संकट और आर्थिक संकट दुनिया के सामने आया, इट वाज बिकॉज ऑफ अ वीकली रेगुलेटेड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर which gave exposure to toxic assets in the United States of America and United Kingdom and Europe, which led to the biggest economic crisis. तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि पिछली सरकारें कानून बनाती थी, तो सरकार का काम कानून तोड़ना होता है या कानून बनाना होता है, और कि हम, ये उनका दृष्टिकोण है कि कितने कानून फजूल के हैं। ये काम अगर वो उच्चतम न्यायपालिका पे सौंप दे, वो स्वयं कह देंगे कि इस कानून की जरूरत नहीं है। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट भी है और संसद कानून बनाती है। ये उल्टी गिनती शुरू नहीं हो सकती। हर सरकार जो आर्केक लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको समय समय पर उसमें परिवर्तन लाती है। गाइडलाइंस भी हैं, वो भी, उस पर भी परिवर्तन आता है। पर ये कहना, वो भी दूसरे देश की धरती पर, उस ऑर्गेनाइज्ड इवेंट में अपने प्रेडिसेसर्स को, पुरानी सरकारों को छोटा दिखाना, मजाक उड़ाना, व्यंग करना, ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा को उन्होंने स्वयं आघात पहुंचाया है। ये दुख की बात है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उस पद की
उस संस्था की गरिमा को बनाए रखना उनका जिम्मेवारी है और हिंदुस्तान की जनता ये उम्मीद रखती है कि वो गरिमा का सम्मान करेंगे। हमने अभी तक कई विषयों पर कुछ नहीं कहा था। हमने कुछ टिप्पणी भी अगर करी थी, केवल इस संदर्भ में, परिप्रेक्ष्य में करी थी कि उन्होंने ऐसी बात कही। और नरेंद्र मोदी जी शायद उस माहौल के अंदर इतना प्रसन्न हो गए कि कई बार शब्दों के चयन में और बात के चयन में गलती कर गए। अगर जानबूझ के किया तो और भी गंभीर बात है कि ये ऐसा हुआ है। केवल अपने आप में विश्वास करना और अपने से पहले की सब सरकार, सब प्रधानमंत्रियों को भौना दिखाना, ये अपने आप में मैं एक ऐसी मनोस्थिति समझता हूं जो उनके दल के लिए और देश के लिए चिंता का विषय बन सकती है। कोई भी व्यक्ति अगर ये समझने लग जाए कि मेरे से पहले कुछ नहीं हुआ, उनसे पहले क्या भारत मृत प्राय था, उनसे पहले क्या भारत में बैंक नहीं थे, उससे पहले भारत के नागरिक बैंक अकाउंट नहीं खोलते थे, इनसे पहले कि कोई स्वच्छता के अभियान नहीं थे, इनसे पहले कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ। हमने कई बार सलाह दी है कि ये बात बंद कर दीजिए। वहां कोई चुनाव का प्रचार में थोड़े गए थे, अभी वही मानसिकता चल रही है। चुनाव खत्म हो चुका, तो 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां कौन सा वोट पड़ रहा था जिसको प्रभावित कर रहे थे। धन्यवाद। Right now, Congress is contesting the election on its own. We will wait for the verdict of the people, hoping that the BJP and its leaders' arrogance is brought down few notches, and all their tall claims are punctured by the voters. After the elections are over, then only appropriate decisions will be taken. You will appreciate that today we cannot comment on the possibilities and possible scenarios when we are in the midst of an electoral battle. As I said, nothing is discounted. I'm not talking of NCP. Let's look at what the outcome is. NCP has let us down. Until the very end, NCP gave an impression that they wanted to keep the alliance together. And we do not know what the hidden agenda is. But you have to look at the number of nominations that have been filed and whether there are some key leaders of parties which according to them are non-secular, against whom candidates have not been put. We will see the final list of candidates and then comment further.